हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी छात्रों का भरपूर स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री की क्लास, और हिस्ट्री की क्लास में हम लोग देखेंगे एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित प्रश्नों को विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। पहला सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित पशु समूहों में कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है। निम्नलिखित पशु समूहों में कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है। आपके ऑप्शन है सिंह, हाथी, भैंसा और वृषभ, व्याघ्र, हाथी, गैंडा और भैंसा, सिंह, गैंडा, भैंसा और घोड़ा, वृषभ, भैंसा, हाथी और गैंडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्याघ्र, हाथी, गैंडा और भैंसा का चित्र अंकित है। मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर व्याघ्र, हाथी, गेंडा और भैंसा का चित्र अंकित है, जो एक योगी जैसी आकृति को घेरे हुए हैं, और इस योगी के पैरों के नीचे दो हिरन भी आपको दिखाई देते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, जंगल की देवी अरण्ययानी का प्रथम उल्लेख कहां पर मिलता है। ऋग संहिता में, अथर्ववेद में, आरण्यक ग्रंथों में या उपनिषद में। जंगल की देवी अरण्ययानी का प्रथम उल्लेख आपको ऋग संहिता में मिलता है। ऑप्शन ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। देवी अरण्ययानी का वर्णन ऋग्वेद यानी ऋग संहिता में मिलता है। ऋग्वेद के एक ही भजन में उनका उल्लेख किया गया है, जिससे उनकी स्पष्ट तस्वीर मिलती है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, प्राचीन तमिल देश में उपजाऊ कृषि भूभाग की संज्ञा क्या थी। पाले, मरुदम, मुल्ले या नेयदल। तो उपजाऊ कृषि भूभाग को मरुदम के नाम से संबोधित किया जाता था। प्राचीन तमिल संगम साहित्य में भूमि को 5 भागों में बांटा गया है, जिन्हें थिन्ने कहा जाता है। पहला है कुरिंजी, जो कि पहाड़ी क्षेत्र है। दूसरा मुल्ले, जो कि वन और चारागाह वाला क्षेत्र है। मरुदम उपजाऊ कृषि भूमि को कहा जाता था, जो खेती योग्य क्षेत्र होता था। नेयदल समुद्री तट वाला क्षेत्र होता था, जबकि पाले शुष्क या रेगिस्तानी क्षेत्र होता था। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, जैन दर्शन का निम्नांकित में से किसके निकट साम्य होता है। वेदांत, सांख्य, वैशेषिक या योगाचार। कहने का मतलब है कि जैन धर्म का किसके साथ निकट साम्य है। राइट आंसर हो जाएगा सांख्य दर्शन के साथ। जैन दर्शन और सांख्य दर्शन के बीच कई समानताएं हैं, जिनमें दोनों दर्शन आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। दोनों मानते हैं कि मोक्ष यानी मुक्ति की प्राप्ति जीवन का अंतिम लक्ष्य है। दोनों दर्शनों में संसार को दुखपूर्ण माना गया है और इससे छुटकारा पाने का मार्ग भी बताया गया है।
दोनों ही वेदों को अंतिम प्रमाण नहीं मानते हैं, जिससे वे वैदिक दर्शनों से भिन्न हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नांकित में से किनका अशोक के शिलालेखों में उल्लेख हुआ है? चोल का हुआ है, चोल, सत्यपुत्र, चेर और पांडे का उल्लेख हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चोल, सत्यपुत्र, चेर और पांडे। इसका डिटेल देख लेते हैं। अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख में दक्षिण के समकालीन राज्यों का उल्लेख मिलता है। इसमें चोल, पांडे, चेर और सत्यपुत्र का वर्णन है। पल्लव का वर्णन इसमें नहीं है और साथ ही साथ भोज का उल्लेख भी अशोक के अभिलेखों में नहीं मिलता है। नेक्स्ट करते हैं। अश्वघोष ने निम्न में से किस ग्रंथ की रचना नहीं की है? बुद्धचरित, सूत्रालंकार, महाविभाष्य या सारीपुत्र प्रकरण? राइट आंसर हो जाएगा, अश्वघोष ने महाविभाष्य की रचना नहीं की है। अश्वघोष बौद्ध साहित्य के महान संस्कृत लेखक थे। उन्होंने निम्नलिखित ग्रंथों की रचना की है, जिसमें बुद्धचरित्र, सूत्रालंकार, सारीपुत्र प्रकरण, लेकिन महाविभाष्य की रचना पतंजलि द्वारा की गई है। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ग्रंथों में किसमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी नहीं मिलती है? देवी चंद्रगुप्तम, मृच्छकटिकम, कामसूत्र या सिलप्पादिकरम? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिलप्पादिकरम में गुप्त वंश के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। सिलप्पादिकरम एक प्राचीन तमिल महाकाव्य है जो दक्षिण भारत के चेर, चोल और पांड्य राजवंशों के बारे में जानकारी देते हैं। नेक्स्ट कर लेते हैं। निम्नलिखित ग्रंथों में किसमें भूमि अनुदान का अधिकार केवल राजा को दिया गया है? मनुस्मृति, मिताक्षरा, दायभाग या उपयुक्त सभी? निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें भूमि अनुदान का अधिकार केवल राजा को दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा, मनुस्मृति में ऐसा कहा गया है। मनुस्मृति में यह स्पष्ट किया गया है कि राजा का भूमि पर अधिकार होता है और वही भूमि का अनुदान कर सकता है। राजा को भूमि का स्वामी माना जाता था, जिसके कारण भूमि में गड़े धन का आधा हिस्सा भी राजा का होता था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अजंता के एक चित्र में पुलकेशिन द्वितीय को कहाँ के राजदूत का स्वागत करते हुए दिखाया गया है? अरब, ईरान, चीन या श्रीलंका? राइट आंसर हो जाएगा, ईरान के राजदूत का स्वागत करते हुए दिखाया गया है। अजंता की एक गुफा नंबर 1 में एक प्रसिद्ध चित्र है, जिसमें चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को ईरान के फारसी राजदूत का स्वागत करते हुए दिखाया गया है। यह चित्र भारत और ईरान के बीच प्राचीन राजनयिक संबंधों का प्रमाण है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कर्क द्वितीय को पराजित कर किसने मान्यखेड़ पर अधिकार कर लिया था? ऑप्शन है, परमार शासक सियक, चोल शासक राजराज प्रथम, कल्याणी के पश्चिम चालुक्य वंशी
तैलप द्वितीय या गंग नरेश भुतुंग? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य वंशी तैलप द्वितीय ने कर्क द्वितीय को पराजित करके मानेखेड़ पर अधिकार कर लिया था, जो कि राष्ट्रकूटों की राजधानी थी। राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कौन थे? कर्क द्वितीय थे, और इसको 973 ईस्वी में कल्याणी के पश्चिम चालुक्य शासक तैलप द्वितीय ने पराजित किया था। तैलप द्वितीय ने मानखेड़ पर अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। इससे पहले परमार वंश राजा सियक हर्ष ने 972 ईस्वी में राष्ट्रकूटों की राजधानी मानेखेड़ को लूटा था, जिससे साम्राज्य की प्रतिष्ठा और शक्ति को गंभीर नुकसान पहुंचा था, जिसने अंततः राष्ट्रकूट वंश का पतन प्रारंभ हो गया था। अगला सवाल है, कोपम की लड़ाई निम्नांकित के बीच हुई थी? पश्चिम चालुक्य और पल्लव, पश्चिमी चालुक्य और चोल, चोल और होयसल, पांड्य और श्रीलंका के शासक? राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम चालुक्य और चोल के बीच कोपम की लड़ाई हुई थी। कोपम का युद्ध या लड़ाई 1054 ईस्वी में पश्चिम चालुक्य राजा सोमेश्वर प्रथम और चोल राजा राजाधिराज चोल के बीच लड़ा गया था, और यह लड़ाई में चोल राजा राजाधिराज प्रथम युद्ध भूमि में मारे गए थे, लेकिन उनके भाई राजेंद्र चोल द्वितीय ने लड़ाई को जारी रखा और चोलों की जीत सुनिश्चित किया था। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन अछूतों की सबसे लंबी सूची प्रस्तुत करता है? मेगास्थनीज, फाहियान, वेनसांग या अल बरूनी? राइट आंसर हो जाएगा अल बरूनी। अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में भारतीय समाज और जाति व्यवस्था का विस्तार से वर्णन किया था। उन्होंने समाज में मौजूद सामाजिक समूहों और उन लोगों के बारे में एक लंबी सूची प्रस्तुत की जिन्हें ब्रह्मवादी व्यवस्था में अछूत माना जाता था। अल बरूनी ने इन समूहों को समाज के मुख्य वर्गों से बाहर रखा और उनके व्यवसायों, रीति रिवाजों का उल्लेख किया, जिससे अछूतों की सबसे विस्तृत सूची मिलती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट हमें मोटिवेशन देते हैं वीडियो बनाने के लिए। तो एक प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट करते रहने से हमारा मोटिवेशन बना रहता है। अगला सवाल है, महमूद की सेना में किन हिंदुओं को उच्च पद प्राप्त था? सेवंदराम, तिलक, ए और बी दोनों या महेश? राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों को महमूद की सेना में उच्च पद प्राप्त था। महमूद गजनवी की सेना में कई हिंदुओं ने उच्च पदों पर कार्य किया था, जिसमें सेवंदराम और तिलक का नाम महत्वपूर्ण है। सेवंदराम की बात करते हैं तो गजनवी की सेना के एक महत्वपूर्ण और वफादार हिंदू सेनापति थे। तिलक की बात करते हैं तो एक अन्य हिंदू जनरल थे, जिन्होंने महमूद गजनवी और उनके उत्तराधिकारी मसूद के अधीन उच्च सैन्य पद संभाले थे। आइए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, सल्तनत काल में सद्र उस सुदूर संबंधित था? धर्म विभाग से, न्याय विभाग से, राजस्व विभाग से, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा धर्म विभाग से संबंधित था। सल्तनत काल में सद्र उस सुदूर मुख्य रूप से धर्म विभाग और दान विभाग का प्रमुख होता था, जो धार्मिक मामलों, इस्लामी कानूनों को लागू करने और मस्जिदों, मदरसों, योग्य व्यक्तियों को अनुदान देने का काम देखता था। नेक्स्ट सवाल करते हैं। अगला सवाल है,
बहमनी राज्य की राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरण किसके काल में हुआ था? शिहाबुद्दीन अहमद, गयासुद्दीन तापतान, शमसुद्दीन दाऊद या ताजुद्दीन फिरोज? राइट आंसर हो जाएगा शिहाबुद्दीन अहमद के काल में राजधानी को गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित किया गया था। बहमनी साम्राज्य की राजधानी पहले कहाँ थी? गुलबर्गा थी, जिसे अब एहसानाबाद के नाम से जाना जाता है। तो गुलबर्गा से बीदर यानी मोहम्मदाबाद को अहमद वली शाह, जिन्हें शिहाबुद्दीन अहमद शाह के नाम से भी जाना जाता है, ने लगभग 1425 में स्थानांतरित कर दिया था। उन्होंने रणनीतिक स्थिति, बेहतर जलवायु और वारंगल के करीब होने के कारण बीदर को नई राजधानी के रूप में चुना था। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। अगला है, आंध्र भोज की उपाधि किसने धारण की थी? राष्ट्रकूट राजा गोविंद, यादव राजा रामचंद्र, होयसल राजा बल्लाल या विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय? तो याद रखिएगा दोस्तों, आंध्र भोज की उपाधि धारण करने वाला शासक विजयनगर का राजा कृष्णदेव राय थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आंध्र भोज की उपाधि विजयनगर के महानतम शासकों में से एक कृष्णदेव राय ने धारण की थी। उन्होंने तेलुगु साहित्य का एक महान संरक्षक माना जाता है, जिसके कारण उन्हें यह सम्मानजनक उपाधि मिली थी। अगला सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित सूफी संतों में से किसे चिराग ए दिल्ली के नाम से जाना जाता है? शेख हमीदुद्दीन, शेख नसीरुद्दीन, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी या उपयुक्त में से कोई नहीं? चिराग ए दिल्ली के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा शेख नसीरुद्दीन को जाना जाता है। शेख नसीरुद्दीन महमूद 14वीं शताब्दी के एक रहस्यवादी कवि और चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख सूफी संत थे। वह महान संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य और आध्यात्मिक उत्तराधिकारी थे। उनका नाम उनकी आध्यात्मिक रोशनी और दिल्ली शहर में उनके प्रभाव के कारण पड़ा था। आइए अगले सवाल की ओर। अगला है, हुमायूं की असफलता का कारण क्या था? शेरशाह की रणनीति, उसके भाइयों का विश्वासघात, असंगठित राज्य या कमजोर चरित्र? देखिए, हुमायूं की असफलता का कारण सभी हैं दोस्तों, लेकिन सबसे अधिक उसका कमजोर चरित्र ही उसकी असफलता का कारण माना जाता है। हुमायूं ने सैन्य संगठन, कूटनीतिक दक्षता और राजनीतिक पटुता जैसे आवश्यक गुणों का अभाव था। वह अक्सर महत्वपूर्ण समय में भोग विलास में डूबा रहता था। उसने कई गलत राजनीतिक निर्णय लिए, जिससे साम्राज्य का अपने भाइयों के बीच विभाजन, राजकीय कोष का दुरुपयोग शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद बंधुओं ने निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध सैन्य अभियान कर उसे पराजित किया था? मारवाड़ के शासक अजीत सिंह, आमेर के शासक जय सिंह, मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ या जाट नेता चूड़ामन? सैयद बंधुओं ने किसके विरुद्ध सैन्य अभियान कर उसे पराजित किया था? राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को पराजित किया था। सैयद बंधुओं ने मारवाड़ के शासक अजीत सिंह के विरुद्ध सैन्य अभियान किया था और अभियान करके उसे पराजित किया था, जिसके बाद अजीत सिंह ने मुगलों से संधि कर ली थी। अगला सवाल कर लेते हैं, मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? दुर्गादास, अहिल्याबाई, ताराबाई या जीजाबाई? राइट आंसर हो जाएगा ताराबाई, और ये राजा राम की पत्नी थी। राजा राम की पत्नी थी।
मराठा स्वतंत्रता के दौरान छत्रपति राजा राम महाराज की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ताराबाई ने मुगलों के खिलाफ मराठा प्रतिनिधित्व का नेतृत्व किया था। उन्होंने अपने 4 वर्षीय बेटे शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाया और खुद रीजेंट यानी संरक्षक के रूप में शासन किया था और मुगलों के खिलाफ प्रभावी ढंग से छापामार युद्ध जारी रखा था। समकालीन मुगल का इतिहासकार खफी खान ने उन्हें एक बुद्धिमान और ज्ञानी महिला के रूप में दिखाया है। नेक्स्ट कर लेते हैं। अगला सवाल है, वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष पहुंचा था? 1490, 1492, 1496 या 1498? राइट आंसर हो जाएगा 1498 में वास्को डी गामा कालीकट के तट पर पहुंचा था। कालीकट की बात कर लिया जाए तो ये केरल का एक तट है और यहाँ के राजा जयमोरिन ने, याद रखिएगा, जयमोरिन ने इसका स्वागत किया था। वास्को डी गामा 1498 में कालीकट, जो आज कोझिकोड के नाम से जाना जाता है, पहुंचे थे, जो भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने वाले पहले यूरोपीय बने थे, जिससे यूरोप और भारत के बीच सीधा समुद्री व्यापार शुरू हुआ था। तो उसको वास्को डी गामा की बात करते हैं तो ये पुर्तगाल से आए थे। कहाँ से आए थे? पुर्तगाल से आए थे और ये सबसे पहले केप टाउन जिसे उस समय केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता था, वहां पर उन्होंने अपना पहला कदम रखा था। ये कहां पर है? तो ये साउथ अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका में है। यहीं पर एक गुजराती व्यापारी थे, अब्दुल मजीद, जो गुजरात के व्यापारी थे। उन्होंने ही वास्को डी गामा को भारत लेकर आए थे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसे क्लाइव ने पलासी के बाद बंगाल का पलासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब बनाने में मदद की थी? मीर कासिम, मीर जाफर, घसीटी बेगम या जगत सेठ? दोस्तों, पलासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था। 1757 के पलासी युद्ध से पहले रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर के साथ एक गुप्त समझौता कर लिया था, जो उस समय नवाब सिराजुद्दौला की सेना में कमांडर इन चीफ था। समझौते के अनुसार मीर जाफर ने अंग्रेजों का साथ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। युद्ध के बाद क्लाइव ने अपना वादा पूरा किया और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया था। अगला कर लेते हैं, अस्थाई भूमि व्यवस्था या अस्थाई बंदोबस्त किन क्षेत्रों में लागू की गई थी? संपूर्ण भारत में, देश के उत्तरी भाग में, पंजाब को छोड़कर देश के शेष उत्तरी क्षेत्र में, बंगाल सूबा और बनारस के जमींदारों में। अस्थाई भूमि व्यवस्था पंजाब को छोड़कर बंगाल सूबा और बनारस जमींदारी क्षेत्र में लागू की गई थी। अस्थाई भूमि व्यवस्था यानी परमानेंट सेटलमेंट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1793 में लागू की गई थी, जो मुख्य रूप से बंगाल, बिहार और उड़ीसा में शुरू की गई थी, लेकिन इसे बाद में बनारस
और उत्तरी मद्रास प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्सों में भी लागू कर दिया गया था। इस प्रणाली के तहत जमींदारों को भूमि का अस्थायी मालिक बनाया गया और उन्हें कंपनी को एक निश्चित राजस्व देना होता था। अगला कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस कृषक आंदोलन ने यह नारा दिया था कि सब भूमि का मालिक ईश्वर है? राइट आंसर हो जाएगा फरायजी आंदोलन में यह नारा दिया गया था। सब भूमि का मालिक ईश्वर है, ऑल लैंड बिलोंग्स टू गॉड, यह नारा फरायजी आंदोलन से संबंधित है और यह आंदोलन हाजी शरियतुल्लाह द्वारा 19वीं सदी में चलाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? किसानों को जमींदारों और अंग्रेजों के अत्याचार से मुक्त करना इसका उद्देश्य था। आंदोलन का सिद्धांत था कि भूमि मनुष्य का नहीं बल्कि अल्लाह या ईश्वर का होता है, इसलिए जमींदारों का अत्याचार अन्यायपूर्ण है। अगला कर लेते हैं, एका आंदोलन की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कहां था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरदोई, बहराइच और सीतापुर में था। एका आंदोलन एक किसान आंदोलन था। इनकी गतिविधि का मुख्य केंद्र हरदोई, बहराइच और सीतापुर था और यह अवध क्षेत्र में चलाया गया था 1921-22 के दौरान। अगला कर लेते हैं, लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लाला लाजपत राय, लाला हंसराज, स्वामी श्रद्धानंद या गुरुदत्त? राइट आंसर हो जाएगा लाला हंसराज ने की थी। लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना मुख्य रूप से लाला हंसराज ने गुरुदत्त विद्यार्थी के साथ मिलकर 1886 में की थी, जो स्वामी दयानंद के अनुयायी थे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला है, भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना किसकी सिफारिशों पर हुई थी? सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स वुड डिस्पैच की सिफारिश पर। भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 के आधार पर की गई थी। इसने कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास जैसे शहरों में लंदन विश्वविद्यालय के मॉडल पर आधुनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया था। इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, जिसे बाद में 1857 में एक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अगला सवाल क्या है? अगला है, ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे, उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था। उपयुक्त कथन ह्यूम के बारे में किसने कहा है? व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, लॉर्ड डफरिन या लाला लाजपत राय? राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय ने कहा था। लाला लाजपत राय ने एवं ह्यूम के बारे में कहा था कि ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे, उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था। नेक्स्ट क्या है, किस स्थान पर हिंदू महासभा का पहला मुख्य कार्यालय स्थापित किया गया था? इलाहाबाद, हरिद्वार, कोची या मालाबार? तो राइट आंसर हो जाएगा हरिद्वार में किया गया था। हिंदू महासभा का पहला मुख्यालय हरिद्वार में था। हरिद्वार में ही अखिल भारतीय सम्मेलन 1915 में आयोजित किया गया था। अगला है, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य शरीक हुए थे या शामिल हुए थे? राइट आंसर हो जाएगा 5। अंतरिम सरकार का गठन 1946 में किया गया था। मुस्लिम लीग के 5 सदस्य इसमें शामिल हुए थे और ये सदस्य 26 अक्टूबर 1946 को लॉर्ड वेवेल के अनुरोध पर सरकार में शामिल हुए थे, जिससे सरकार का पुनर्गठन किया गया था और पहले से शामिल 3 गैर मुस्लिम लीग सदस्यों को हटाना भी पड़ा था। इसमें लियाकत अली वित्त मंत्री बने थे, गजनफर अली खान को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था, अब्दुल रब निस्तर को संचार मंत्री बनाया गया था, जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री बनाए गए थे। ये हिंदू थे लेकिन ये मुस्लिम लीग के सदस्य थे।
और मोहम्मद इस्माइल खान जो कि वाणिज्य मंत्री बने थे। दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक लिए जय हिंद, धन्यवाद।